आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले मैंने अपने लिए एक स्मूदी बनाई है। इट्स अ ग्रीन स्मूदी और इसकी रेसिपी भी मैं इस वीडियो के साथ ज़रूर लिंक करूँगी। और ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट सच एन एक्सपीरियंस जो अक्सर जब भी मैं सऊदी अरेबिया जाती हूँ तो मेरे साथ होता रहता है। और चूँकि ये एक से ज़्यादा दफ़ा हो चुका है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसके बारे में बात की जाए। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बात की जाए, बल्कि जितने लोग भी वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोई व्हीलचेयर यूज़र है तो उसके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे अक्सर कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिससे हमें थोड़ा सा मुहतात रहना है। अब मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ कि अभी तक 4 दफ़ा मैं सऊदी अरेबिया जा चुकी हूँ। एक दफ़ा फ़ॉर हज, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉर दैट, एक दफ़ा उम्रे के लिए, और 2 दफ़ा मैं अपने प्रोफ़ेशनल विज़िट्स पे जा चुकी हूँ। और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं आपको अपने चारों विज़िट्स के बारे में बताऊँ थोड़ा-थोड़ा। और हम इसको देखेंगे सिर्फ व्हीलचेयर की लेंस से और सिर्फ एयरपोर्ट तक, कि एयरपोर्ट पे आपके साथ किस किस्म का सलूक हो सकता है और क्या मुश्किलात आ सकती हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से मैंने उन चैलेंजेस को हैंडल किया और क्या टेक्निक्स हैं, और आप भी अगर इस खुदा ना खासा सिचुएशन में आ जाएं तो आप भी इस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले जब मैं गई हज के लिए 2009 में आई थिंक, तब मेरे पास मैनुअल व्हीलचेयर थी। तो जब फ़्लाइट लैंड करने से लेकर वापस जाने तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं हुआ। और वो चूँकि इसलिए क्योंकि मेरे पास मैनुअल व्हीलचेयर थी। अब 2009 बहुत पुरानी बात है, अब हम लोग 2023 में आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी व्हीलचेयर्स को लेके कन्फ्यूजन है। कंपनीज जब व्हीलचेयर्स बनाती हैं वो मोस्टली चाइना जापान में होती हैं, हमारे पास आती हैं और हमारे पास उनके मैनुअल्स नहीं होते। हम बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अभी भी आई थिंक सऊदी अरेबिया में डिसेबिलिटी के साथ ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है। सेकेंड टाइम मैं जब गई थी सऊदी अरेबिया, आई थिंक 2016 में, एक प्रोफेशनल विज़िट था मेरा और मैं रियाद गई थी। और ये यूनेस्को ने अरेंज किया था और बहुत बड़ा इवेंट था और ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। तो एक किस्म की मैं स्टेट की ही इनविटेशन पे गई थी वहाँ पर। और रियाद का वीज़ा सेपरेटली आपको लेना पड़ता है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, लेकिन आई थिंक अब बहुत आसान हो गया है। तब थोड़ा सा मुश्किल था। मुझे याद है कि सिर्फ 2 दिन का वीज़ा था और 2 दिन का चूँकि इवेंट था, और मुझे याद है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था उस टाइम पर। सो 2016 में रियाद में जब गई तो इवेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और मैंने ट्रैवल किया था सऊदी एयरलाइंस पे तब। और जब आप लैंड कर जाते हैं आप आराम से एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। हमेशा मैंने नोटिस किया है कि जब आप वापस जा रहे होते हैं तब अथॉरिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब में थोड़ा सा परेशान करती हैं। और वो चूँकि इसलिए है क्योंकि उन पे प्रेशर होता है कि जो उनकी बेस से चीज़ निकल रही है वो उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। उस बात की ज़िम्मेदारी उन पर आती है कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ होती है तो वो अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। तो अगर कोई आ रहा है उसमें शायद कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन कोई निकल रहा है बाहर तो इस चीज़ को लेके वो ज़्यादा परेशान होते हैं, जो मेरे मुतालिक थोड़ी सी अजीब बात है। क्योंकि अगर मेरे कोई घर में चीज़ ला रहा है तो मैं तभी उसको पकड़ लूँगी, तब मैं ज़्यादा निगरानी करूँगी। लेकिन अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो आई डोंट थिंक मेरे लिए कोई परेशानी होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा नज़रिया है और सऊदी अरेबिया का बिल्कुल डिफरेंट नज़रिया है। और आई थिंक यहाँ बैठ के तो हम लोग ईद भी अपने तरीके से करते हैं और कभी-कभी ईद भी अपने तरीके से करते हैं। सो एनीवेज़ डिफरेंसेस हैं। सो अभी सेकंड ट्रिप पे क्या हुआ था 2016 में, कि जाते हुए सबसे पहले उन्होंने पासपोर्ट चेक किया, पाकिस्तानी, ओके। उसके बाद जब सिक्योरिटी से हम गुजर रहे थे तब उन्होंने मेरी व्हीलचेयर को रोक लिया और तब मेरी वालदा भी मेरे साथ ट्रैवल करी थी और अगले दिन मेरा बैचलर्स का एग्ज़ाम भी था। तो मुझे जल्दी पहुंचना था क्योंकि अगले दिन मुझे एग्ज़ाम देना था। और उन्होंने काफ़ी देर तक मेरी व्हीलचेयर रोकी रखी। हमने अपने ऑर्गेनाइजर्स को भी इत्तला दे दी, वो भी वहाँ पे पहुँच गए और बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने व्हीलचेयर नहीं जाने दी। और फिर फाइनली एक पॉइंट पे उन्होंने कहा अच्छा जाओ। जब उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि अगर तो इनके बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं तो इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर कहीं ना कहीं लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी थी तो फिर इनको
उसी वक्त अलाउ करना चाहिए था। आपने इतना डिले करके मुझे कहा कि जाओ, कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई और मेरा वो एग्ज़ाम भी मिस हो गया, विच मीन्स कि मुझे ये पर्सनली अफेक्ट की इस बात ने मुझे इट अफेक्टेड मी इन अ वेरी डिफरेंट वे, कि मेरा जो बैचलर्स की मेरी डिग्री थी वो थोड़ी डिले हो गई इस वाक़े की वजह से। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, 2-3 चीज़ें मैंने उस ट्रिप पे भी सीखी थी कि बात पॉलिसी की नहीं है, बात एटीट्यूड की है। वहाँ जो अमला बैठा है वो डिसाइड करेगा कि उस दिन की पॉलिसी क्या है। कहीं पे मैनुअल में कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कभी भी नहीं मेरी व्हीलचेयर पहले तो रोकते ना, और अगर रोका तो फिर एकदम से इजाज़त ना दे देते। अलबत्ता जब वो फ़्लाइट मिस हुई तो फिर ऑर्गेनाइज़र्स आए, उन्होंने फिर फटाफट को इंतज़ाम किया और मुझे थोड़ी देर बाद की फ़्लाइट मिली, जो कि आई थिंक चंद घंटों बाद थी, क्योंकि हमको एयरपोर्ट पे काफ़ी देर रुकना भी पड़ा। और काफ़ी ऑफ कोर्स वो तंगी का मामला था, एक चीज़ प्लान नहीं थी, ऊपर से एग्ज़ाम था, पैसे दिए हुए थे, तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का उस वक़्त सामना करना पड़ा, जिसकी किसी किस्म की भी कोई मुझे कंपनसेशन इस दुनिया में नहीं मिलेगी, ना एयरलाइन देगी, ना अदरवाइज़, और वो शायद प्रॉब्ली अनएक्सपेक्टेड इन द आखिरा, क्योंकि ये मुश्किलात एक डायरेक्ट रिज़ल्ट है फ्रॉम माई डिसेबिलिटी, व्हिच इज़ अगेन नॉट माई डूइंग। सो मैं चीज़ों को इस तरह से लेती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये कौन से एरिया में फ़ॉल कर रही हैं। अगर आखिर के एरिया में फ़ॉल कर रही हैं, फिर मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। ही विल कम्पनसेट यू इवन इफ द वर्ल्ड डज़ नॉट कम्पनसेट यू। तो थोड़ा-सा इंसान को सुकून आ जाता है, थोड़ा-सा हौसला आ जाता है। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी परेशान हुई थी और मैं वहाँ से निकल गई। इवेंट तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन वहाँ से ऐसे निकलना मेरा बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक था। अलबत्ता वापस आ गए और मैं इस वाक़े को भूल गई। इस पे मैंने कोई इतनी बातचीत नहीं की, क्योंकि मुझे लगा शायद इट्स अ वन टाइम थिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन चंद साल बाद दोबारा से मेरा सऊदी अरेबिया जाना हुआ, और इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे जा रही थी। और आई थिंक 2020 की ये बात है या 2019 की ये बात है, पैंडेमिक से बिल्कुल पहले। मैं अपनी फैमिली के साथ हम चारों फैमिली मेम्बर्स, मी, माय ब्रदर, अम्मा और बाबा, हम लोग पहले तो आई थिंक जद्दा उतरे, वहाँ से हम मदीना गए पहले, या पहले हम मदीना गए, थोड़ा-सा मैं भूल रही हूँ, लेकिन अगेन जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो हमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं हुआ। अब मेरे पास पावर्ड व्हीलचेयर ही थी और वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अगर मैंने सारी ज़ियारतें करनी थी, सारे मैंने जो हमारी क्या उसे कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग, लुक एट मी, एवरीथिंग दैट वी हैव टू डू, लाइक सई हो गया, तवाफ़ हो गया, सब कुछ जो हमने करना था, उसका उर्दू वर्ड मुझे भूल गया। वो तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर हो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली कर पाती। तो वहाँ जाकर पता चला कि वापसी पर स्पेशली जब जब जाना कोई मसला नहीं, वापसी पे जब हम वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने दोबारा से मेरी व्हीलचेयर रोक ली। अब उधर मेरी भी थोड़ी सी गलती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वाक़ये में कि एक सबक मुझे सीख लेना चाहिए था कि उस टाइम पे जो अमला होता है उसको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना कि वो क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, और वो डिसाइड करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। उस टाइम पे जो काउंटर पे इंसान थे, शाहीन एयरवेज़ की हमारी फ़्लाइट थी, उन्होंने कहा भी कि इसको पैक करके हम लोग कार्गो में डाल देते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे ये व्हीलचेयर चाहिए थी अपने साथ टिल द एयरक्राफ्ट डोर, क्योंकि हम बीच में जब होते हैं ट्रांज़िट में तो हज़ार किस्म की हमारी हाजतें होती हैं, हमको बाथरूम जाना है, खाना-पीना, तो हम किसी पराई व्हीलचेयर पे बैठ के तो नहीं जा सकते, अपनी व्हीलचेयर चाहिए होती है। ये बात उनको मैंने समझाई, उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने कहा ओके और व्हीलचेयर मुझे दे दी। ट्रांज़िट में व्हीलचेयर मेरे पास ही थी, लेकिन जब मैं एयरक्राफ्ट में बैठ गई तो उन्होंने वहाँ से व्हीलचेयर को लोड करने से मना कर दिया, व्हिच मीन्स कि वो एयरपोर्ट पे ही रहेगी। और मुझे लगता है कि वो जो एयरपोर्ट थी वो जद्दा की ही एयरपोर्ट थी, मुझे कुछ-कुछ याद आ रहा है, वो जद्दा की एयरपोर्ट थी। और काफ़ी मुझे दुःख हुआ, क्योंकि वो व्हीलचेयर थी जिस पे मैंने तवाफ़ किया था, जिसको मैं रियाज़ुल जन्ना लेके गई थी, ये बड़ी ख़ास व्हीलचेयर थी मेरे लिए, और ये व्हीलचेयर मुझे मिली भी बड़े ख़ास तरीके से थी। और मैं काफ़ी दुखी हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद यही यही किस्मत में है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं व्हीलचेयर ये छोड़ दूँ, ताकि ये शायद किसी ऐसे इंसान को मिल जाए जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। और अल्लाह ने तो माशाल्लाह से मुझे इतना दिया, मैं वापस जाके एक और व्हीलचेयर खरीद लूँगी। तो मैंने दिल बड़ा किया, मैंने छोड़ दिया, और मैं बहुत ही एक अजीब से दुखी भी और खुश भी अंदाज़ में मैं वापस आ गई। लेकिन वापस आके मैंने अपने सारे ख़्यालात को बयान किया एक आर्टिकल में, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। वो लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि आप ये समझ सकें कि आपने किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, अपनी सच्चाई किस तरह से बयान करनी है, अटेंशन लेने के लिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि कॉज़ के लिए।
वो आर्टिकल जब छपा तो वो आर्टिकल मैंने शाहीन एयरवेज़ को भेजा भी, और मैंने कहा कि देखें, मेरी व्हीलचेयर के साथ मेरे जो एक कनेक्शन है वो बहुत ही ख़ास है, और हर व्हीलचेयर यूज़र के साथ ऐसा ही होता है। हमारी व्हीलचेयर एक महज सिर्फ एक सवारी नहीं है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, और आप लोगों ने मुझे जुदा कर दिया है, स्पेशली एक ऐसे टाइम पे जब मैं उम्रा करके आ रही हूँ वापस, और मेरी जो इस वक्त कैफियत है, रूहानी कैफियत है, वो इतनी बुलंद है, और मुझे लॉस का एहसास हो रहा है, मुझे गेन का एहसास नहीं हो रहा आप लोगों की वजह से। तो कुछ कीजिए, मेरी व्हीलचेयर वापस लेकर आइए। वो आर्टिकल ना सिर्फ उन्होंने पढ़ा, बल्कि वो सर्कुलेट हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में। हर कंपनी का ना एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, मुझे ये इसलिए भी पता है क्योंकि जब मैं टेलनॉर के साथ थी तो वहाँ पे भी एक व्हाट्सएप ग्रुप था, और वहाँ पे इस तरह की अहम बातें जो कंपनी से रिलेटेड होती हैं डेफिनेटली शेयर होती हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स उसको देख सकते हैं। वो आर्टिकल उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुआ था जो शाहीन एयरवेज़ का था, और उस आर्टिकल ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाला सब पर। अल्लाह ही है जो दिलों को नरम करने वाला है। सबको एहसास हुआ कि नहीं, हमको कुछ भी करके इसकी व्हीलचेयर वापस देनी चाहिए। उन्होंने कोई ना कोई चक्कर चलाया, इधर उधर बातचीत की, और एक दिन मुझे कॉल आती है मेरे भाई की, क्योंकि वो मेरे भाईजान का नंबर मैंने दिया था उनको जब उन्होंने व्हीलचेयर रख ली थी, और वापसी पे तो मेरे पास व्हीलचेयर थी नहीं, तो फिर राब्ते के लिए हमने भाईजान का नंबर लिखवाया था। उन्होंने कॉल करके कहा कि आपकी व्हीलचेयर हमको मिल गई है, और हम आपकी व्हीलचेयर आपको लौटा देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो व्हीलचेयर मुझको वापस मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है, ये रोज़ रोज़ नहीं होता, क्योंकि एक तो हम अपना केस फाइट नहीं करते। तो यहाँ पर जो दूसरा लेसन मैं आपको देना चाह रही हूँ वो कुछ ऐसा ही है कि आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो डॉक्यूमेंट करना है। चाहे आप वहाँ पे खड़े खड़े कंप्लेन लिखवाएं, चाहे आप आर्टिकल लिखें, चाहे आप ट्वीट करें, चाहे आप यूट्यूब पर डालें, लेकिन आपने अपने जज्बात को बहुत ज़्यादा कंटेन रखकर लॉजिक के साथ बात करनी है। और जब भी आपने बात करनी है तो आपने इस बात का एहसास ज़रूर रखना है कि हमको पता है कि क्यों वो ये पॉलिसीज़ और ये बिहेवियर रखते हैं। जब आपको दूसरी तरफ की भी नॉलेज होगी कि अच्छा, अगर कुछ लोगों का रवैया ऐसा है वो क्यों है, तो आप एक तो अपने लॉजिक को बेहतर कर सकेंगे, अपनी जो सोल्यूशन है अपनी बात को मजबूत कर सकेंगे, और इस तरह से लोग आपको अटेंशन भी देंगे। उनको पता होगा कि आपने अपना होमवर्क किया हुआ है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं कि बस मुझे ये लगता है कि ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए, नहीं। अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप ज़रा एक बड़े लेंस से उसी मसले को देखें, और फिर समझें कि ऐसा क्यों होता है। और अभी आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी भी कि मुझे क्यों लगता है कि ऐसे अक्सर सऊदी अरेबिया के साथ मेरे साथ ये मामला होते रहते हैं। सो ये तो एक सक्सेस स्टोरी थी कि मुझको मेरी व्हीलचेयर अल्हम्दुलिल्लाह वापस मिल गई, थैंक्स टू दैट आर्टिकल, थैंक्स टू द गुड लीडरशिप ऑफ शाहीन एयरवेज़, और ऑल्सो थैंक्स टू द फैक्ट कि मैंने उनको ईमेल किया और मैंने अपनी जंग छोड़ी नहीं। मैंने कहा मुझे एक चीज़ चाहिए, मेरी चीज़ है, मुझे वापस चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी वाक़े की तरफ, जो काफ़ी रिसेंटली हुआ है 2023 में। और इस बार भी मैं रियाद जा रही थी, और पता नहीं क्यों हमेशा की तरह मैं भूल जाती हूँ कि मेरे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था। और इस बार भी मैं आराम से कोई होमवर्क किए बगैर, मैं डायरेक्टली इवेंट में इनवाइटेड थी मैं टू स्पीक, तो मैं बस चली गई वहाँ पे। और वापसी पे इस बार तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका मैं सोच भी नहीं सकती थी। और उसकी वजह ये भी है क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत हद तक चेंज हो गई है कोविड के बाद। बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, जो पहले अच्छी बातें थी वो शायद अब नहीं हैं, और जो जो थी बातें, जो तंग करने वाली बातें थी वो शायद अब नहीं है। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को अप टू डेटेड रखना है। और एक लेसन जो मैंने भी सीखा और मैं आपके साथ शेयर करूँगी इज़ दैट कि हमको बेसिकली रीड करना है एयरलाइन की वेबसाइट पे, ताकि अगर कोई आर्ग्यूमेंट कर सके तो हम उनको जवाब दे सकें कि देखिए हमने आपकी वेबसाइट पढ़ी है, हमें पता है कि वहाँ पे क्या असूल है। इस बार रियाद के वापसी पे अगेन एयरपोर्ट पे मुझे फ़्लाइट पे बोर्ड नहीं करने दिया गया। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी पावर्ड व्हीलचेयर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अकेले सफ़र कर रही थी और मेरे साथ कोई कंपेनियन नहीं था। हालांकि वापसी की फ़्लाइट बहुत छोटी थी, रियाद से दुबई जाना था और दुबई से आगे मेरी एक और जगह की फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। और थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन में करूँ तो मुझे याद है कि मैं जब गई काउंटर पे, तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया और बोर्डिंग पास मांगा, तो उन्होंने पूछा मुझे कि आप अकेले सफ़र कर रही हैं? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने ज़रा पीछे होकर ज़रा मुझे गौर से देखना शुरू कर दिया और थोड़े से अजीबोगरीब सवाल करना शुरू कर दिए कि आप कितना चल सकती हैं या आप कितनी डिसेबल हैं। और मैं तो वो जवाब दे रही थी,
लेकिन एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी वो ये थी कि जब एक पूरे हॉल में मुझसे सवाल किए जा रहे हैं और मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं बताऊं आपको कि मेरी डिसेबिलिटी क्या है, तो इट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर। तो इस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा अफेक्ट किया। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा है कि इन सिचुएशंस में आपको बहुत ही कंपोज्ड रहना होता है। आपको अगर गुस्सा भी करना है तो आपको बहुत तरीके से गुस्सा करना है। सो इन हालात में मैंने आराम से उनको जवाब दे के कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले सफ़र कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर फ़्लाइट पे आपके साथ कुछ हो जाता है तो हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। और ये बातचीत चल ही रही थी कि क्राउड में से एक बंदा उठा और आगे आया और उसने कहा कि देखें अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इनका कंपेनियन बन जाता हूँ, मैं इनके साथ सफ़र कर लूँगा, मैं तो इसी फ़्लाइट पर ही हूँ। लेकिन वो भी बात नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है कि आप उनके साथ नहीं हैं, कि आप वादा करते हैं कुछ हो गया इनको तो हम नहीं, आप जिम्मेदार होंगे। तो ये बातें थोड़ी तल्ख है, मुश्किल है किसी एक अनजान इंसान जो हेल्प करना चाह रहा है उसको कहना कि आप कसम उठाएं कि बस आप ही पे जिम्मेदार हैं। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मेरी वजह से कोई और इंसान भी इस तरह के किसी प्रॉब्लम में आए। अलबत्ता लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनका जो असूल था, उन्होंने कहा, एक लोकल एयरलाइन थी सऊदीया की, उन्होंने कहा कि हम आपको सफ़र नहीं करने दे सकते, और उन्होंने मुझे बोर्ड नहीं किया। और ये मामला चलता रहा बैक एंड फोर्थ। अब यहाँ पे मेरी गलती ये थी कि मैंने एयरलाइन के बारे में पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पे एक और लेसन जो मैं आप सबको देना चाहूँगी वो ये है कि आपको एयरलाइंस के बारे में पढ़ना है, आपको स्टडी करना है बिफोर यू बोर्ड ऑन एनी फ्लाइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आर्ग्यूमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर ग्राउंड स्टाफ आपको कुछ भी कहे तो आप उनको जवाब दे सकें कि नहीं, आई हैव स्टडीड। तो इस बार उन्होंने बोर्ड इसलिए नहीं मुझे करने दिया। मुझे लगा आज कोई मसला नहीं, दुबई की फ़्लाइट तो और बहुत सारी एयरलाइंस लेके जा रही हैं, मैं किसी और एयरलाइन के पास चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं बाकी एयरलाइंस के पास भी गई तो उन्होंने मना कर दिया। तो सऊदीया का ये एक असूल है कि छोटी एयरलाइन पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट एन अटेंडेंट, विदाउट अ कंपेनियन, विद अ डिसेबिलिटी, तो आपको बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा आप रिफ़ंड ले लें, वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं है, आप केस करें, जो मर्ज़ी करें, बस जाएँ यहाँ से। और ऑफ कोर्स काफ़ी दुख तो हुआ मुझे, क्योंकि नोबडी वांट्स कि उनके साथ ऐसा रवैया रखा जाए, स्पेशली जब वो अकेले हों, ट्रैवल कर रहे हों, हज़ार किस्म की परेशानियाँ, खाना पीना, बाथरूम, नमाज, ये सब जिम्मेदारियाँ होती हैं हमारे ज़हन के ऊपर। लेकिन उस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं दुखी भी हुई, थोड़ा बहुत रोना भी आया मुझे। और अच्छी बात ये थी कि तब चूँकि दोनों ऑर्गेनाइजर्स थे मेरे पास, जो जो रियाद से मेरे साथ थे वो भी, और जिन्होंने अगले इवेंट पे बुलाया था क्योंकि वहाँ से एक और इवेंट पे जाना था वो भी। तो उन्होंने मिलकर मेरे लिए काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए, और फिर लुफ्तांजा की एयरलाइन पे मुझे वहाँ से निकाला। मैं पहले जर्मनी गई, फिर आगे अपने अगली डेस्टिनेशन पे गई। सो यहाँ पे जो एक लेसन है कि वो ये है कि रूल्स बदलते हैं और हमको नहीं पता, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक होगा कि हमको बिल्कुल काउंटर पे जाके पता चले कि अच्छा ये अब रूल है। और डिसेबिलिटी व्हीलचेयर को लेके जितना ज़्यादा दुनिया बात कर रही है इस बात पे कि इंक्लूसिव हो जाएं और डिसेबिलिटी को सपोर्ट करें, रियलिटी उससे बहुत डिफरेंट है। और वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम जैसे लोग उसको जी रहे हैं। तो अगर किसी कंपनी की पॉलिसी कह रही है ना कि हम इंक्लूसिव हैं, काइंडली जाके उस कंपनी के किसी स्टाफ मेंबर से आप बात करें, या उस कंपनी के किसी क्लाइंट से बात करें, वो आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। तो अभी भी बहुत सारा काम करना है, और काम शुरू होगा हमारे अपने होमवर्क से कि हम लोग खुद आगाही रखें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजंस बताना चाहूँ कि सऊदी अरेबिया का ऐसा रीज़न क्यों है, सॉरी ऐसा कल्चर क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न। मुझे कॉल आ रही है, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सऊदीया का जो कल्चर है ये ऐसा क्यों है। और इसकी रीज़न कुछ ऐसे है कि आई थिंक वहाँ पर भी वही इश्यूज़ हैं कि हमारी एजुकेशन में वो सेंसिटिविटी नहीं है। हम जब माजूर इंसान को देखते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ चैरिटेबल ख्यालात ही आते हैं। हम उनको मुआशरे का उस तरह से हिस्सा नहीं समझते हैं कि वो भी एक रेगुलर शहरी होंगे, कस्टमर्स होंगे, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि अच्छा जब सदका करने की बारी आएगी ना तो चलो किसी माजूर को ढूंढो। ये एक सोच है, एक ज़हनियत है, और ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो ये सऊदी अरेबिया में बहुत सारा फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं या हेल्प नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं। अगर मुझे वहाँ पे कुछ चाहिए था तो वहाँ पे 10 लोग हाजिर हो जाते थे मेरी मेरी हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस तरह की सपोर्ट आपको नहीं मिलती, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक सेंस होनी चाहिए किस तरह से हम एक डिग्निफाइड वे में एक माजूर इंसान को हम केटर कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है।
और एक सेकंड में अपने नोट्स देख रही हूँ यहाँ पे। सो दूसरी बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट द कंपनी। अगर बहुत बड़ी कंपनी होगी जैसे एमिरेट्स हो गया, इतिहाद होगी, कोई भी एयरलाइन, कोई भी होटल आप उठा के देख लें, इट डजेंट मैटर। आपको शायद बुरा ट्रीटमेंट मिले एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे जो बेसिक वैल्यूज़ हैं डिसेबिलिटी को लेके वो वहाँ पे सेंसिटाइज्ड नहीं है। और हो सकता है आपको एक मामूली सी कंपनी अगर किसी ऐसे मुल्क में, किसी ऐसी कम्युनिटी में है जहाँ पर एजुकेशन और जो एक कम्युनिटी की वैल्यू है वो सेंसिटाइज्ड है, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिले। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना है कि आप किस मुल्क में जा रहे हैं और वहाँ पे किस किस्म का माइंडसेट है जनरली माजूर लोगों को लेके। आपको उस कंपनी में भी उसी से कुछ मिलता जुलता ही ट्रीटमेंट मिलेगा, रिगार्डलेस कि उनकी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है और रिगार्डलेस के पॉलिसी क्या कहती है। क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने इतना ट्रैवल किया है कि कंपनी के अमले ने अपनी रूल बुक को फेंक के मुझे केटर किया है, क्योंकि उनके ज़हन में इंसानियत सबसे बड़ा रूल है और सबसे बड़ी रूल बुक इंसानियत है उनके ज़हन में। तो उन्होंने कहा है कि डजेंट मैटर हमारे रूल्स हैं या नहीं है, हमारा क्लाइंट जैसे खुश होगा, कंफर्टेबल होगा, हम वैसे करेंगे। और ये जर्मनी में हो चुका है मेरे साथ, यूरोप में भी हो चुका है, थाईलैंड में हो चुका है, बहुत सारी जगहों पे हो चुका है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके माइंडफुल होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब कुछ हम लोग टिप्स की तरफ आ जाते हैं। मेरे सारे जितने भी तजुर्बात रहे हैं इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको होमवर्क करना है, ये एक एडेड फीचर है हमारी डिसेबिलिटी का। या अगर नहीं भी आपकी डिसेबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिन ब दिन रूल्स बदल रहे हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, बेहतर भी हो रही है लेकिन कुछ चीज़ें बैकवर्ड भी हो रही हैं। तो डिसेबिलिटी और व्हीलचेयर को लेके हमेशा आप अपना होमवर्क मुकम्मल रखें। और अगर छोटी लोकल एयरलाइन है तो उसको लेके तो और भी ज़्यादा। उसके बाद आप अपने जो भी खदशात हैं उनको डॉक्यूमेंट करें, हमेशा उनको ईमेल करें। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो अगर आपको उसी वक्त ये जवाब मिल जाए तो आपकी ज़रा टेंशन ईजी हो जाती है, आप ज़रा परेशानी से फ्री हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर कल को कोई बहुत बड़ा मसला बनता है तो आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने आपको ईमेल किया था, मुझे बात पता था। इट शोज़ दैट आप प्रिपेयर्ड हैं, यू नो योर थिंग, आप कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले रहे। और वो ईमेल इटसेल्फ आपके केस में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको कंपनसेशन चाहिए या आपको विनिंग साइड पे जाना है तो वो ईमेल हेल्प करती है, क्योंकि अगले ही पार्टी सबसे पहला सवाल ये करती है कि हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। बट वो ईमेल एक सबूत होता है कि नहीं, हम लोगों ने इस बारे में आपसे बात की थी और अगर आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपकी फ़ॉल्ट है, अब आप हमें कंपनसेट करें। अब ये बातचीत आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैकेज के थ्रू उम्रे के लिए जाते हैं। सऊदीया तो बहुत ज़्यादा आना जाना है, पाकिस्तान से लोग जाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जाते हैं, पेरेंट्स के साथ, जो अक्सर व्हीलचेयर यूज़र्स होते हैं, कभी मैनुअल व्हीलचेयर, कभी पावर्ड व्हीलचेयर। मैं डेफिनेटली ये बात सजेस्ट करूँगी कि सब पावर्ड व्हीलचेयर पे ही जाएं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम को बेहतर बनाना है। सऊदीया जितनी ज़्यादा पावर्ड व्हीलचेयर्स का इन्फ्लक्स देखेगी फिर ही वो बेहतर अपना एटीट्यूड कर सकेंगे। और वो बहुत कंफर्टेबल भी होता है जब हम लोग उम्रा कर रहे होते हैं, तवाफ़ कर रहे होते हैं, सही कर रहे होते हैं। अब तो मैंने सुना है कि बहुत सारी व्हीलचेयर्स वहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन अपनी व्हीलचेयर की बात ही कुछ और होती है। सबसे पहली बात ये। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको थोड़ी सी सेंस यूज़ करके ऑब्ज़र्व करना है कि उस दिन जो अमला है वो किस किस्म का है और वो किस तरह से आपको फैसिलिटेट कर रहा है, और आपने कम्प्लीटली उनको भी फैसिलिटेट करना है, उनके सवालों के जवाब देने हैं। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो उसको थोड़ा कंटेन करना है और उसको यूटिलाइज करना है। गुस्सा थ्रो करके, अपनी एनर्जी ज़ाया करके, खून जला के, रो धो के आज तक किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमने अपने गुस्से को भी एज एन एनर्जी, एज अ पावर यूज़ करना है, ठीक है। सो ये कुछ मेरे टिप्स थे, अंडरस्टैंडिंग थी, रीजंस थे, जो रिसेंटली जितने भी ट्रिप्स अभी सऊदी अरेबिया के हुए हैं उनके साथ। एंड आई वुड अप्रिशिएट अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप सब इन चीज़ों को अप्लाई करें, और अगर आपके पास कुछ सऊदीया को लेकर बेहतर टिप्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि ये हम एक स्पेस क्रिएट कर सकें जहाँ पे हम नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं। आई रियली होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. Do try my smoothie and do read my article as well.